हेलो दोस्तों। वीडियो के इस पार्ट में आज हम बात करेंगे एक बीमारी जो नेक से रिलेटेड होती है, जो बहुत सारे लोगों में कॉमन होती है, जिसका नाम होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है। वीडियो के इस पार्ट में आप जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से होता है, क्या इसके कॉज होते हैं, किन लोगों में मतलब मेल्स में ज़्यादा होता है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, इसकी क्या वजह होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और इस बीमारी में आपको कौन कौन से जांचें करवानी चाहिए, किस डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्या रोल बताता है। तो वीडियो की इस पार्ट में आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के एक डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस मतलब आपके एज के साथ साथ होने वाला चेंजेस है। इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट हाँ उसको आप ठीक कर सकते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल का मतलब होता है आपकी स्पाइन रीजन, बेसिकली आपका सर्वाइकल यानी नेक के एरिया, नेक के एरिया में यह इन्फ्लामेशन होता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है? स्पॉन्डिलाइटिस दो वर्ड से बना है, स्पॉन्डिलो और आइटिस, या दूसरा इसका नाम होता है स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस। तो ये होता क्या है? स्पॉन्डिलो का मतलब होता है आपका स्पाइन, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट, यानी जॉइंट के बीच में जो आपका सर्वाइकल जॉइंट होता है या सर्वाइकल ये स्पाइनल बोन होती है, उसके बीच में इन्फ्लामेशन हो जाना। इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेशेंट को पेन आता है। दूसरा दो टर्म होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस और एक होता है स्पॉन्डिलोलाइसिस। तो स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है? आपका इन्फ्लामेशन, जहां आइटिस वर्ड जुड़ता है उसका क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन हो जाना। और स्पॉन्डिलोलाइसिस में क्या होगा? सूजन तो नहीं होगा। स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वह एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, और जो स्पॉन्डिलाइसिस होता है उसमें क्या होता है? जो हमारी स्पाइन एरिया होता है उसमें वियर और टियर की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोलाइसिस के बीच में। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे पेशेंट में आपको नेक एरिया में पेन आएगा, उसको फॉरवर्ड बेंडिंग में पेन आएगा, मतलब अगर वो सामने की तरफ मोड़ेगा तो उसको एरिया में पेन आएगा। इसकी वजह से हो सकता है उसके आर्म एरिया में भी पेन आ सकता है, झंझनाहट हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को प्राप्त हो सकता है। और जब पेशेंट सुबह उठेगा, मतलब सोने के बाद जब सुबह मॉर्निंग में उठ सकता है, तो मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है। इसके अलावा जो ट्रेपेजियस मसल्स होती है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। हो गए आपके पेशेंट के सिम्टम। अब ये सवाल उठता है, अच्छा ये किन लोगों में ज्यादा होता है, मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में? तो ये बीमारी होती है आपकी, वो फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा सेक्टर्स होते हैं जिन लोगों में ये कॉमन होता है, जैसे आपके आईटी सेक्टर्स पे, या कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं, ऐसे लोगों में यह बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंजरी जो आपके सर्वाइकल रीजन में हो, तो ऐसे लोग ट्यूमर हो गया, सर्वाइकल ट्यूमर हो गया, या आपको ऐसी कोई वजह हो गई, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपका पोजीशन गलत बैठने का, पोस्चर आपका जो पोजीशन बैठने का है वो पोस्चर गलत है, तो पोस्चरल प्रॉब्लम की वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली अगर आप गलत पोस्चर में बैठते हैं या एक ही पोजीशन में बहुत ज्यादा देर तक बैठते हैं, तो ये बीमारी आपको होने के चांसेस ज्यादा। अब बात करते हैं दोस्तों की इसकी पैथोफिजियोलॉजी है डीजनरेशन ऑफ इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। दूसरा है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, अगर आपकी जो बोन है उसके बीच में ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, कि यह भी एक पैथोफिजियोलॉजी है। तीसरा इसका जो वजह हो सकता है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है या डिस्क है उसके बीच में, जो जॉइंट के बीच में स्पेस होता है वो नैरो हो जाए, पतला हो जाए या स्टेनोसिस हो जाए, इसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कॉज कर सकता है। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो नेक एरिया है उसमें एरिया में उसको पेन आ सकता है, लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, मतलब पेशेंट को वर्टाइगो या डिजीनेस की। इसका दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि जो आपका पेन है वो नेक से रेडिएट करते हुए आपके आर्म एरिया में भी जा सकता है। अलावा टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन भी उसको पेशेंट बीमारी हो गई तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो आपको एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं और एमआरआई करवा सकते हैं। ये जांचें ऐसी होती है जिसके द्वारा आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी है कि नहीं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है स्पर्लिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट ये टेस्ट करता है और आपको पॉजिटिव आता है, तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से आप ग्रसित हैं। अब बात करते हैं कि एक्सरे फाइंडिंग में या सीटी स्कैन फाइंडिंग में क्या रिजल्ट आता है। जब आप एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं, इमेज के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि इसमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं आपको एक एक्सरे शेयर कर रहा हूं, ये एक्सरे है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और इसमें जो जॉइंट स्पेस है कैसे नैरोइंग हो रहा है। अगर ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं
तो जो पेशेंट होता है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हो। बात करते हैं पेशेंट का जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो ऐसे पेशेंट को पैरावर्टिब्रल एरिया जो होती है, पैरावर्टिब्रल एरिया जो होती है उस एरिया में उसको स्पाज्म हो सकती है। नेक के एरिया, नेक की मसल्स में आपका स्पाज्म हो सकता है। जो आपका ऑसिपुट रीजन होता है वहां पर भी उसको पेन हो सकता है। जब हम स्पाइनल मूवमेंट कराते हैं जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये सब मूवमेंट करवाएंगे तो वो जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। करते हैं इसका मैनेजमेंट क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जिसके द्वारा आप दे करके आप इसको पेशेंट को रिलीव करा सकते हैं। तो पहला हमारा काम होता है पेन मैनेजमेंट। तो इसके लिए आप पेन मैनेजमेंट के लिए मसल रिलैक्सेशन जैसे साइक्लोबेंजापीन होती है या फ्लेक्सान एमआर आती है, मतलब बहुत टाइप की मेडिसिन आती हैं जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना होता है। अब वो मेडिसिन आपको लिख सकता है जिसके द्वारा आपकी जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा सर्वाइकल कॉलर जो होता है, सर्वाइकल कॉलर बेसिकली ये क्या करता है कि जो आपका सर्वाइकल रीजन का जो वेट है वो आपके नर्व पर नहीं पड़ने देता है, क्योंकि ये बीमारी क्या होता है, नर्व कंप्रेशन होता है। फाइनल नर्व जो होती है इसमें कंप्रेस होती है। अगर हम इसमें सर्वाइकल कॉलर का यूज करते हैं तो जो हमारा नेक का हेड का वेट है उस नर्व पे कम जाता है, हमारा वेट शिफ्ट हो जाता है आपके सर्वाइकल कॉलर पे। इसलिए आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि कुछ दिन के लिए आप सर्वाइकल कॉलर का यूज करें। अगर आपको कौन सी एक्टिविटी है जो आपको नहीं करनी है, तो जैसे बहुत ज्यादा आपको रिपीटेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं करना, बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करना है, और जब आप वर्किंग पीरियड में हो, जैसे आप बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हो तो आपको रेस्ट लेकर के काम करना है, मतलब एक पोजीशन में आपको बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करना है। ये सारी सावधानियां आप बरतते हैं तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कम हो सकता है। बात करते हैं इसमें आपको किन किन डॉक्टरों की मदद लेनी होती है। तो अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जूझ रहे हैं तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट इन तीनों का अहम रोल होता है। डाइटिशियन आपको डाइट बताती है, तो आपको कौन कौन सी डाइट लेनी है इसके लिए ये स्लाइड दी हुई है, इस पे पढ़िए। ये सारे पॉइंट्स आपको होते हैं जो आपको डाइट में प्रिकॉशंस के तौर पे लेने चाहिए। इसके अलावा मैंने मेडिसिन के बारे में बता दिया। अब लास्ट बात करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट इसमें क्या मदद कर सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास अब जब आप जाते हैं तो उस समय आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है आपके नेक एरिया में या आपके स्पास में एरिया में या आपको आर्म एरिया में आपको रेडिएटिंग पेन होता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट इसमें डिफरेंट टाइप की पेन मोडालिटीज यूज कर सकता है, जैसे एनेमियस दे सकता है, दूसरा आपका एसडब्ल्यूडी दे सकता है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दे सकता है, क्रायोथेरेपी दे सकता है। इसके अलावा आपको टेंस थेरेपी दे सकता है। इसके द्वारा जो आपका पेन है वो आपका सही हो सकता है। इसके अलावा आपका जो स्पाइन एरिया है उसको जो मिस अलाइनमेंट हुआ है उसको सही करने के लिए उसका मैनिपुलेशन कर सकता है, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो क्या है आपका कायरोप्रैक्टिक। तो कायरोप्रैक्टिक सेशन देकर के जो आपका अलाइनमेंट खराब था उस अलाइनमेंट को वह सही कर सकता है। इसके अलावा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के थ्रू भी आप नेक पेन को सही कर सकते हैं। ये है आपकी स्लाइड जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की। ट्रैक्शन टेक्निक होती है। ट्रैक्शन से क्या होता है आपका जो नर्व कंप्रेशन होता है उसको आप सही कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर पेन जो हमारा उसमें वेट शिफ्टिंग होता है, मैनुअल ट्रैक्शन या मोडालिटीज जो ट्रैक्शन मशीन होती है उसके थ्रू आप ट्रैक्शन दे सकते हैं। इससे भी आपका पेन कम हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं नेक की मसल्स की। नेक की मसल्स के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए स्लाइड ये है, इस तरह से आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है। ये है आपकी स्लाइड जो स्ट्रेचिंग के लिए होती है। आप इस तरह से स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग करा करके पेशेंट के नेक पेन को सही कर सकते हैं। सावधानियां जो आपको पोस्चर से रिलेटेड रखनी है, आपका पोस्चर बहुत अच्छा है तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से बच सकते हैं। और कुछ सावधानियां हैं जो कि स्लाइड में शेयर है। इन सारी सावधानियों को अगर आप बरतते हैं तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सही हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी यह जानकारियां अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।